अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है स्पोर्ट्स 21 और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, अपने इस प्रोग्राम में बात करते हैं कुछ खेलों के हवाले से। खेलों की खबरें आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करते हैं और ख़ास तौर पर पिछले कई प्रोग्राम से बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है और जिस खेल के साथ सबसे ज़्यादा खेला जाता है वो भी बदकिस्मती से क्रिकेट ही है। तो क्रिकेट के साथ जो कुछ होता रहा है या हो रहा है, इसके हवाले से अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं और काफ़ी मामलों पर हमारी बात हुई, सिलेक्शन से लेकर टीम की परफॉर्मेंसेस के हवाले से और दीगर कई मामलों पर। फिर गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि PSL 5 का जो एक अधूरा टूर्नामेंट रह गया था वो मुकम्मल हुआ और वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज में पाए तकमील तक पहुंच गया। गो कि उसमें तमाशाई मौजूद नहीं थे जो कि खेल की असल जान होते हैं। देखने वाले जब ग्राउंड में मौजूद होते हैं तो क्रिकेट का मज़ा जो है वो सही मायनों में आता है। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक आलमी वबा है, ये ख़तरात मौजूद हैं और दूसरी लहर क्योंकि पाकिस्तान में भी दोबारा से आ चुकी है, तो इसकी वजह से एहतियात के पेश नज़र ग्राउंड में तमाशाइयों को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी TV के ऊपर जो है वो दुनिया भर में लोगों ने उसको देखा, PSL 5 के जो क्लाइमेक्स था उसको, और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। बेहतरीन क्रिकेट जो है वो देखने में आई। टीम्स शहरों के नाम पर तो ज़रूर थी, लाहौर की भी टीम थी, कराची की भी टीम थी, लेकिन ये कुछ निजी इदारे हैं वो इसको ओन करते हैं और फिर सिलेक्शन का जो हिसाब बनता है वो सबके सामने है। तो बहरहाल जी, कराची के नाम से मंसूब एक टीम कराची किंग्स जिसको कहा जा रहा था, उन्होंने ये फ़ाइनल अपने नाम किया और लाहौर के नाम से मंसूब एक टीम लाहौर कलंदर्स उसको फ़ाइनल में शिकस्त दे दी। बहरहाल जी, बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट देखने में आया, लोगों ने इसको एंजॉय भी किया और बड़े ज़बरदस्त मैचेस भी देखने में आए। और हम इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू तमाम ही चैनल्स पर होती है। उसकी वजह यही है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक, आप समझ लें कि वाहिद ऐसा टूर्नामेंट है जिसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में जो है सिलेक्शन होती है। और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बात हो चुकी है कि ये क्राइटेरिया हमने क्यों इसको सेट कर लिया और ऐसा क्यों हुआ कि एक T20 गेम के ऊपर हम लड़के सेलेक्ट कर रहे हैं टेस्ट मैचेस के लिए भी और वनडे के लिए भी। बहरहाल जी, इस मामले पर गुफ्तगू हो चुकी है, आगे इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आज भी कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। डोमेस्टिक के हवाले से, दौरा न्यूजीलैंड के हवाले से हमें गुफ्तगू करनी और आने वाले वक्त में जो क्रिकेट होने जा रही है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में आज तशरीफ़ फरमाएँ, उनका तारुफ आपसे करवाऊँगा और उसके बाद गुफ्तगू हमारी आज जारी रहेगी। आलमगीर अहमद साहब हमारे आज मेहमान हैं। वेटरन्स क्रिकेट के हवाले से जाना पहचाना नाम है पाकिस्तान में और सिंध में। बिलखुसूस बड़ी काविशें, कोशिशें हैं वेटरन्स क्रिकेट को ज़िंदा रखने की। बड़ी भरपूर कोशिश कर रहे हैं साबिक क्रिकेटर्स को, इन तमाम लोगों को इंगेज करना और उनको दोबारा क्रिकेटिंग फील्ड में लेकर आना एक बड़ी कामयाबी है। आलमगीर भाई को खुशामदीद, थैंक यू सो वेरी मच आलम भाई। उनके हमरा जी तशरीफ़ रखते हैं हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान नारुल हक साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर, क्रिकेट से बड़ा गहरा लगाव है, मामलात को समझते भी हैं और आज हमने उनको खुसूसी मदऊ किया इस प्रोग्राम में। उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी और पाकिस्तान की जो टीम की हालिया परफॉर्मेंस है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया अनवर भाई प्रोग्राम थैंक में यू। हमें वक्त देने के लिए। आलम भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे और एक बड़ी लंबी तमहीद बांधी मैंने PSL के हवाले से और PSL की जो परफॉर्मेंसेस थी लड़कों ने जिन्होंने परफॉर्म किया, आपने क्राइटेरिया ऐसा बना दिया है जिसके ऊपर आप और हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि जी जनाब जी। इसमें जो परफॉर्म करेगा वो लड़का आगे जगह बनाएगा। जनाब, अब ये सिलसिला आपका है और सवाल देखने वाले ये पूछते हैं कि सिलसिला कब तक जारी रहेगा। फिर वो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी के अंदर फिर लड़के परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अभी असद शफीक को आपने ड्रॉप किया, ठीक है, जस्टिफाइड है। असद शफीक की काफ़ी देर से कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये वाक़तन ऐसा हुआ कि ड्रॉप करना ज़रूरी था, लेकिन वो नीचे जाके 100 कर देना और परफॉर्मेंस अपनी साबित कर देना। तो अब एक सवाल जहन में उभरता है कि इस तरह सरफराज अहमद भी परफॉर्म कर चुके हैं, क्या उनको भी दोबारा मौका मिलेगा? कि असद शफीक और इस तरह दीगर जो खिलाड़ी हैं, जो कायदे आज़म ट्रॉफ़ी जो असल में आपका टूर्नामेंट है जहाँ से लड़कों की सिलेक्शन होनी चाहिए उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, उसको देखते हुए क्या इनका आगे मौका मिलता है, उनको जगह बनती है? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बात यह है कि जिस तरह आप ये कायदे आज़म ट्रॉफ़ी की बात कर रहे हैं, ये 4 रोज़ा क्रिकेट है और ये जी वेरी क्लोज टू टेस्ट मैचेस, जी। और इसकी परफॉर्मेंस पे आपको टेस्ट के प्लेयर निकालने होते हैं। असद शफीक बिल्कुल कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। सरफराज को तो खैर तीनों फॉर्मेट से फारिग कर दिया गया जी और अब मिसबा ने ये उस दिन स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी सरफराज की जगह बिल्कुल मौजूद है लेकिन उनको दोबारा परफॉर्म करके वापस आना पड़ेगा। जी जी डेफिनेटली सबके लिए एक ही बयान होता है इस किस्म का, जी जिसको निकालेंगे उसके लिए बयान होगा। और जो परफॉर्मर है कायदे आज़म ट्रॉफ़ी का, उनको अभी पूरी तरीके से अभी इंडक्ट भी नहीं किया गया टीम में। कुछ 2-3 लोग ऐसे हैं प्लेयर जी जिनकी जगह बनती थी एज ए परफॉर्मर, जी बट उनको टीम में नहीं रखा गया।
अब वो सिलेक्शन कमेटी वालों की अपनी मर्जी है, उनका उनके जहन में क्या चल रहा है, वो किस तरह से टीम बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि मिसबा एज ए चीफ सेलेक्टर लास्ट सिलेक्शन थी उसकी, उसके बाद वो चले जाएंगे और नेक्स्ट चीफ सेलेक्टर आएंगे, उसके बाद वो हेड कोच के तौर पर काम करते रहेंगे। तो उनका जो भी उन्होंने अपना सर्कल बनाया हुआ है या अपने लोग प्लेयरों को साथ रखा हुआ है, इसमें दोबारा ये कहेंगे कि पसंद नापसंद डेफिनेटली कहीं तो मैटर करती है, और ये आज से नहीं है, शुरू से, और शायद आइंदा भी रहे। तो ये असद शफीक की जगह रिप्लेस जिनको करेंगे वो क्या उतनी परफॉर्मेंस देंगे, चूँकि जैसे ही यूनुस और मिसबा टीम से गए थे तो सबसे पहले ये कहा जाता था कि अजहर अली और असद शफीक इनको रिप्लेस करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ दोनों प्लेयर उस परफॉर्मेंस को रिपीट नहीं कर सके, और ना वो यूनुस खान और मिसबा की जगह पूरी तरह परफॉर्म कर सकें। तो इस तरीके से ये अब जो सिलेक्शन जो भी होती है इसमें कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, तो देखें जो चीज़ हम समझते हैं और हमारी बात तो कोई नहीं मानेगा ना समझेगा, उनके फ्रेम ऑफ माइंड में कुछ चल रहा होता है तो वो अपने हिसाब से टीम बनाते हैं। टीम जीत जाए तो उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, टीम हार जाए तो बहुत सारी वजूहत पेश कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब आगे हमारे देखें, आसान टूर्नामेंट था ये जिम्बाब्वे वाला, ये तो आपने एक अपना काम सीधा किया थोड़ा सा। अब जो अगला है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिर साउथ अफ्रीका ने आना है, अब है सारी टफ टीम है और इस तरीके से वो बड़े उनको देखभाल के करना होगा, प्लेयरों को परफॉर्म करना होगा। इस ऐसे टूर्स में कुछ प्लेयर स्टार बन जाते हैं और कुछ प्लेयर नीचे आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आपने कोरोना की बात की तो एक अच्छी खबर ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा कि चंद तमाशाइयों के साथ स्टेडियम खोला जाएगा। एक अच्छी चीज़ है, तो आहिस्ता आहिस्ता कोरोना से, लेकिन जो आज से लेके जनवरी तक जो कोरोना की सूरत हाल है वो गंभीर है काफ़ी, और पाकिस्तान में भी इसकी काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं, अल्लाह करे बेहतर हो जाए। तो इंशाल्लाह ये क्रिकेट चलती रहेगी, और ये चीज़ें जो हम डिस्कस करते हैं शायद आज से 5 साल बाद भी अगर हमारी ज़िंदगी हो तो करते रहेंगे। बिल्कुल, हम डिस्कस करते रहेंगे, हमारा काम है जी हाईलाइट करना इशूज़ को। अनवर भाई जी फरमाइएगा कि ये जो अभी क्राइटेरिया जिसकी बात हो रही है आपने सेट कर दिया बहरहाल जी, लेकिन अब एक लोग सबसे ज़्यादा सवाल ये कहते हैं, पूछते हैं कि जनाब जो टीम आपकी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, कप्तान आपका इतने अरसे के बाद आपको अच्छा कप्तान मिला, पाकिस्तान में कप्तान भी अच्छा मिलना है बड़ी उसकी बात है, तो वो जब अच्छा कप्तान मिल गया, एक अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया, टीम राइट ट्रैक पर आ गई, बड़ी टीमों के साथ लड़ भी रही है, मैचेस भी जीत रही है, उसको स्कैटर करके ख़त्म करके नई टीम बना देना, नया एक्सपेरिमेंट करना, फिर यंग ब्लड तलाश करना और दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना, ये कैसी स्ट्रेटजी है, ये समझाइए आगे। जैसे अभी आलम भाई ने कहा बड़ी टीमों से लड़ना है, आपके लिए तैयारी है क्या उसके लिए? देखें, आपने जहाँ तक सरफराज की आई थिंक मेरे ख्याल से आपने बात की है, तो एज़ फार एज द कैप्टन कंसर्न मैं ये समझता हूँ कि अभी उस कैलिबर का कोई पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। एज़ फार एज लीडर कंसर्न नो डाउट उसके कुछ जो अभी मैचेस हुए थे उसमें परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर इतनी कोई ख़राब परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर उसको विक्टिमाइज़ किया और एक बिल्कुल प्री प्लान तरीके से उसको कप्तानी से भी हटाया। लेकिन जब आप पीछे एक तलवार लटका देते हैं, आपने, मैं रिजवान की कोई बुराई नहीं कर रही, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, इसमें पोटेंशियल है, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, मगर अभी पाकिस्तान में जो ना एज फार एज कैप्टन कंसर्न अभी कोई ऐसा उसमें नज़र नहीं आ रहा कि किसी में जैसे बाबर आजम के ऊपर आपने तीनों चीज़ें लाद दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है और ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, और पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड है वो, और उसको मैं ये चाह रहा था, जैसे मेरी अपनी परसेप्शन है कि अभी उसे टेस्ट का कप्तान नहीं बनाना चाहिए था, उसे आप वनडे और T20 का बनाते, टेस्ट मैच में एक मैच्योर्ड किस्म का जो बंदा होता है उसको बनाते, जैसे आपने अजहर को टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के बाद उसको वापस लेके आया, फिर कप्तान बनाया, फिर उसको बाहर कर दिया, इसी तरह सरफराज के साथ किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी मसले के सेटअप नहीं है, इससे जो सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं वो डिस्करेज भी होते हैं और फिर आगे की जो प्लानिंग होती है वो ख़राब होती है। अभी जहाँ तक है सरफराज, मैं समझता हूँ टीम के साथ कैरी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, नो डाउट। परफॉर्मेंस तो अब देखें ना, वो एक यहाँ पे मैच खेल के गए थे, पीछे मैच में 100 भी गए थे, एक में 60 भी गए, मगर वो टीम के साथ आ गए तो अभी जाहिर सी बात उनके मैच मिसिंग हो जाएंगे, तो आप परफॉर्मेंस उनकी कहाँ से काउंट करेंगे? तो देखें ना, ये सारी चीज़ें होती है ना। अब आपके सिलेक्शन कमेटी का जो मेयार था या जो भी है, मैं उसमें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, उनका अपने एक जो भी सोच थी या जो उनकी एक थॉट्स थी, उन्होंने अपनी टीम सेलेक्ट कर ली, उसके बाद वो सिलेक्शन कमेटी से रिटायर होना है। तो बात ये कि उसके बाद जो अब जो मैचेस आएंगे उसमें अब कौन करेगा और कैसे करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये जो दौरा है न्यूजीलैंड है, ये जाहिर सी बात है कि अब्रॉड हमारे प्लेयर्स को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मगर हमारे साथ अभी मैच्योर प्लेयर भी हैं। जहाँ तक आपने भी असद शफीक की बात की, टेस्ट क्रिकेट में मैं ये समझता हूँ कि इज़ द बेस्ट चॉइस, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। यूनुस के बाद और अपने मिसबा उल हक के बाद
एक हमारे यहाँ काफ़ी गैप आ गया था, जी। कोई ऐसे मतलब बैट्समैन नज़र नहीं आ रहे थे, तो मेरी समझ में नहीं आया कि असद शफीक एक ज़रूर सीरीज़ फ्लॉप हुआ था, मगर उसको इस तरह से बाहर नहीं करना चाहिए था। आज भी उसने 100 किए हैं, जी। तो वो मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट का आइडियल प्लेयर है। इवन अजहर को भी मैं भी कहता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट के लिए स्टिल ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर फॉर बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान। अब उसको कैप्टनसी के रोल में ना देखें, लेकिन एज अ बैट्समैन आप समझते हैं बिल्कुल, कि मैं उसकी कहता हूँ कि जगह आप बहुत ग्रूम बड़ी करें है। किसी को नाइब को बना के, या किसी जैसे सरफराज था, सरफराज के साथ आप अगर इसको रखते साथ अपने क्या नाम है बाबर आजम को, जी। तो वो लर्न करता, सीखता और उसके अंदर वह और ज़्यादा बेहतरी आती। Exactly. एक सीनियर प्लेयर होता है, कितनी ज़्यादा क्रिकेट खेला हुआ, फिर उसके नाम के आगे 2 बड़े टूर्नामेंट जीते हैं वर्ल्ड में, बिल्कुल। और फिर इस तरह से ज़रा सा एक ऐसा लगता है कि जैसे विक्टिमाइज किया गया है या किसी प्री प्लानिंग तहत के साथ सब कुछ काम किया गया है। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर नहीं होती है। ठीक है, आप यंगस्टर्स को ग्रूम ज़रूर करें, मगर किसी को विक्टिमाइज ना करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई ये फरमाइएगा, अब एक तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी दे देना, ये मेहरबानियाँ पाकिस्तान में होती रही हैं, ये बड़ी हमारी एक समझ लें कि एक ट्रेडिशन है, एक हिस्ट्री है कि आप जब किसी को नवाजने पर आते हैं तो आप नवाजते चले जाते हैं, जैसे मिसबाह उल हक के केस में हुआ, सरफराज के केस में हुआ और दीगर केसेस में हुआ। बहरहाल फिर आप बड़ी जल्दी उनको सारे फॉर्मेट की कैप्टनसी भी दे दी, और कोई बैद नहीं आगे अगर आपके खुदा ना करे फेलियर या उसके बाद कोई और फेलियर होता है तो आप बड़ी तेज़ी से आपसे सारा प्राइड भी वापस लेंगे और सारी चीज़ों से वापस होना शुरू हो जाएंगी। तब वो बैट्समैन की जो परफॉर्मेंस आज वो कैरी कर रहा है, जो फॉर्म आगे कर पाएगा, क्या कॉन्फिडेंस का लेवल वो होगा, ये ज़रा जवाब दीजिए। जी देखिए, बाबर आजम नो डाउट, जैसे अनवार भाई ने भी कहा और सब कहते हैं वर्ल्ड नंबर 1 या 2 बैट्समैन बिल्कुल है है, बिल्कुल है। पाकिस्तान का, No second thought. नो Yes. डाउट, कोई बड़ी ब्रांड है। लेकिन बात यह है, उस पर जो इजाफी बोझ डाला गया, मुझे तो डर लगता है जो नियर हिस्ट्री है वो रिपीट ना हो सरफराज वाली, और ये हिस्ट्री फ्यूचर में ना चली जाए। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से सरफराज को एकदम टेस्ट का कप्तान बनाया गया था, जी। तो उस वक्त भी कुछ लोगों का या ज़्यादा लोगों का ख्याल था कि इसको ये कप्तानी नहीं देनी चाहिए। जी, ऐसा ही है। उसको कुछ फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट में रखे, वनडे और T20 में, और टेस्ट मैच में दूसरा कप्तान लेकर आए, और दूसरा गो के इसको बेशक टेस्ट मैच की टीम का हिस्सा भी ना बनाते। बिल्कुल ठीक। देखिए, कप्तानी और खेलना बिल्कुल अलग अलग चीज़ें ऐसा ही हैं। है। आपको याद होगा, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था, माइक ब्रैडले इंग्लैंड का, जी, वो बहुत अच्छा प्लेयर नहीं था, लेकिन उसने बहुत टेस्टों में कप्तानी की इंग्लैंड की, और बहुत सारे उसने टेस्ट मैच जिताए। जी। वो एक होशियार कप्तान था, उसे टेक्निक्स पता थी सारी। तो कप्तानी भी एक गुर है, एक फन है, जो जिस तरह खेलना है। अब जैसे अजहर अली है, अच्छा कप्तान साबित नहीं हुआ, वो देखिएगा उसकी परफॉर्मेंस, मेरा ख्याल है कप्तानी छोड़ने के बाद उसकी परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगी डेफिनेटली, क्योंकि एक बोझ होता है। कुछ लोग इसका प्रेशर ले सकते हैं और कुछ इसका प्रेशर ले जाते हैं, एक ही बात है। तो जिन्होंने प्रेशर ले लिया वो तो कामयाब हो गए, और जो प्रेशर से नहीं निकल सका वो नीचे डाउनफॉल हो जाती है उसकी। फिर जब उसकी परफॉर्मेंस नहीं आती, फिर वो कप्तान होता है, फिर उसको उस जॉब से हटाया जाता है, तो फिर वो सारी जॉब से उसको हटा दिया जाता है। ऐसा ही है, जैसे ये हमारे यहाँ होता रहा है। बिल्कुल, T20 की 11 सीरीज जीतने के बाद, एक सीरीज श्रीलंका से हारने के बाद, जिसका बेस्ट परफॉर्मर वो खुद था कैप्टन। एग्जैक्टली, मैं ये कहना था कि उसका बेस्ट परफॉर्मर वो खुद था, आपने उसको ड्रॉप किया। फिर भी आपने ड्रॉप और एक जैसे आलमगीर ने बात की, देखिए एक प्योर बैट्समैन होता है ना, 1 to 4 5 प्योरली बैट्समैनशिप होती है, उसमें आपके पीछे कोई ऑलराउंडर्स का या उसका नाम नहीं आता। देखें, जहाँ विकेट कीपिंग और एक जैसे अजहर के पीछे एक ओपनिंग बैट्समैन और फिर कप्तानी उसने दी, तो वो इजाफी बोझ था। सरफराज पीछे 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, 7 नंबर पे आता है, उसके पास काफ़ी टाइम भी होता है समझने का, सोचने का। जैसे आलमगीर ने माइक ब्रेली की मिसाल दी है, ही वॉज वेरी श्रूड कैप्टन। तो देखें ना, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि अगर आप टेस्ट मैच में एक अच्छा कप्तान नहीं होगा ना, देखें हम इंग्लैंड की अब मैच हार गए ना वहाँ पर, देखें वो सिर्फ नाकिस कप्तानी की वजह से, और जिसकी वजह से वो एक हमारे पीछे इतना बड़ा लॉस हुआ है कि वो सिर्फ बॉलिंग चेंज और फील्डिंग प्लेसिंग वो आप जो ना नहीं कर सके, उसको हैंडल नहीं किया, और वो इसकी वजह ये हो गई कि हम जीता हुआ मैच जो है ना वो हार गए थे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसमें देखना प्रेशर आप कितना हैंडल कर सकते हैं, और आपकी अप्रोच क्या है, आप में वो स्पार्क है कि नहीं है। आप ये नहीं कि यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर यू बिकम अ कैप्टन, नो, आई एम सॉरी फॉर दैट। एक लड़का कप्तानी वो कर सकता है कि जिसको तमाम एस्पेक्ट्स का पता हो, किस जगह पे किस फील्डर को खड़ा करना है, किस जगह पे किस बॉलर को हमने स्विच करना है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, एक अच्छे कैप्टन की निशानी है। ट्रू, आपने सही कहा। अनवर भाई, एक चीज़ और इसमें शामिल फरमाएं कि ये जो आपकी जो कैप्टनसी अभी जो हमने देखा PSL के अंदर देखा, वो कि वो T20 का फॉर्मेट है, मैं कतई नहीं कहता कि T20 के फॉर्मेट से कोई चीज़ जज करनी चाहिए, लेकिन कंपैरेटिव क्रिकेट का जो लेवल होता है ना वो ज़्यादा हाई होता है, ग्राफ ऊपर होता है,
उसमें क्योंकि क्रंच सिचुएशन पहले ओवर से ही होती है, ठीक है, तो वहां पर प्रेशर हैंडल करना मुश्किल काम होता है। तो आपका जो क्राइटेरिया, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके कैप्टनसी को जज करने का क्राइटेरिया क्या है? डोंट यू थिंक कि पीएसएल के अंदर भी हमें जो कैप्टनसी नजर आई है, इमाद वसीम की खास तौर पे बात करें, क्योंकि एक हैंडी ऑलराउंडर बन गया है, कैप्टनसी बड़ी अच्छी रही है, बड़ी इफेक्टिव कैप्टनसी रही है, कंसिडरेशन में होगा कभी नहीं होगा? नहीं देखिए, बिल्कुल एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उन्हें सिग्नल दे दिया एज फार एज अ कैप्टन कंसर्न। T20 की बात कर रहा हूँ मैं, जी। और वो इज़ अ वेरी गुड यूटिलिटी क्रिकेटर है, वो बेहतरीन बॉलिंग करता है, बेहतरीन मतलब पिंच हिटर है, yes. तो वो ही डिजर्व फॉर दिस, नो डाउट। मैं उसको बिल्कुल ये कहूँगा कि वो एक ऐसा लड़का है कि इस फॉर्मेट का आइडियल प्लेयर। अभी भी मेरा ये कहना है कि तीनों फॉर्मेट के कप्तान अलग अलग करें आप, और प्लेयर और पूल जो है ना, आप T20 का अलग करें, टेस्ट मैच का अलग करें, वनडे का अलग करें, देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। वनडे 300 लीगल डिलीवरीज होती हैं, आप इसमें वापस आ भी सकते हैं। T20 में अगर 2 ओवर खराब हो गए या 2 ओवर अच्छे हो गए तो मैच का पांसा पलट देते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि पिंच हिटर और ऑलराउंडर्स का जो ब्लेंड होता है ना, टीम के अंदर 3 बैट्समैन प्लस आपके पास ऑलराउंडर है, तो आपकी T20 में जीत है, क्योंकि 2 ओवर अच्छे और बुरे वो मैच का पांसा पलट देते हैं। और टेस्ट मैच में ऐसा होता है कि इतनी लंबा वर्जन होता है कि उसमें आपको एक स्पेल किया, दूसरा स्पेल किया, तीसरा 5 दिन का गेम होता है, तो उसमें आपके पास कमबैक का चांस होता है। वनडे है, वो भी एक बड़ा फॉर्मेट है, कम नहीं है, 300 लीगल डिलीवरीज का होता है, उसमें आपको 10 ओवर करने होते हैं। तो उसमें जो जैसे बाबर की मैं मिसाल देता हूँ, या मैं मेरे साथ ये और दूसरे लड़के थे यंगस्टर, ये जानते हैं जो आज पाकिस्तान में बड़ा नाम है उन लोगों का, मेरे पास MCV में मेरे पास हुआ करते थे ये लोग, तो मैं अक्सर ये इनसे कहता था, देखो जिस लड़के को कवर ड्राइव या आपको कट या पुल या ड्राइव मारनी नहीं आती है तो बेकार है आपकी क्रिकेट। देखें बात एक है कि वनडे आप खेल रहे हैं तो लड़के सर्किल के अंदर ना, देखें बाबर ने एक बहुत, मैं कहता हूँ वाइज डिसीजन लिया कि वो ओपन बैटिंग करने आते हैं। उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं, उसकी एक वजह ये होती है कि तमाम लड़के सर्कल में होते हैं और उसके पास सारे शॉट हैं, माशाल्लाह पुल अच्छा करता है, कट अच्छा मारता है, ड्राइव अच्छी मारता है, लड़के सब अंदर होते हैं तो बाइसेट करती हुई निकल जाती है। और जिसको ये करना नहीं आता, सिर्फ स्लॉग करना आता है, तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक बिल्कुल जो है एथलेटिक बैट्समैन की जरूरत होती है। देखें बाबर कभी स्लॉग नहीं करता है, वो कितना आराम से 100 रन करता है, कितना आराम से 70 रन करता है। इसी तरह के प्लेयर, और इसी तरीके से वनडे की क्रिकेट में भी यही होता है कि आपके पास 4 जो है ना मुस्तनद बैट्समैन होने चाहिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास 20 ओवर या 15 ओवर बचते हैं तो ये अम्माद वसीम जैसे और जैसे आमिर यामी जैसे, हसन अली जैसे, ऐसे आपके पास ऑलराउंडर्स होने चाहिए जो जाके 10 रन के एवरेज से भी जो है ना उसको मेंटेन कर सकें। आपको बेस अच्छी मिल जाए, फिर उसके बाद जो है ना आप उसको अचीव कर सकते हैं, जो मेरा अपने ख्याल है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी ओपिनियन है। और इसके ऊपर अभी हमें मजीद गुफ्तगू करनी है, एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी होगी। एक पहले छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप देखते हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 21। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ क्रिकेट के हवाले से, और ऑफ कैमरा भी हमारी डिस्कशन हो रही थी, बड़ी ज़बरदस्त टेक्निकलिटीज़ के हवाले से बात कर रहे थे। अनवार भाई यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, डोमेस्टिक से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, 6000 से ज़्यादा रन कर चुके हैं डोमेस्टिक में। तो इनसे भी कुछ बात हो रही थी रन्स के हवाले से कि वो जो प्लेयर्स हैं आजकल, जो रन्स करने की जो स्ट्रैटेजी है वो ठीक नहीं है। बड़े सारे बैट्समैन एक आध मैच में तो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर अभी हमें गुफ्तगू करनी, लेकिन इससे पहले हमारी कुछ गुफ्तगू हो रही थी कुछ सिलेक्शन के हवाले से और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के हवाले से। अलम भाई ये फरमाइएगा, अभी कुछ देर पहले जैसे हम बात कर रहे थे, फिर इस तरफ आते हैं, टेक्निकलिटीज़ की तरफ आते हैं, वो बैट्समैन जो एस्टेब्लिश प्लेयर है ना वो अभी आपके पास नहीं है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग वो जो क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं ना, धक्का स्टार्ट प्लेयर आपके पास हैं। एक लेग स्पिनर था, पता नहीं था भी या नहीं था, आपने उसको बैट्समैन बनाया, फिर डेड विकेट पे उसने रन्स किए, फिर समा बैट्समैन इमर्ज हो गया। लेकिन वो जो एक जेन्युइन बैट्समैन होता है, जेन्युइन बैट्समैन यूसुफ की शक्ल में होता है, यूनुस की शक्ल में होता है, वो अब आपके पास नहीं है। उसकी क्या वजह है? देखें जी, उसकी वजह बहुत सारी तो ये है कि आपकी क्लब क्रिकेट काफ़ी कम हुई। यस, आपकी रीढ़ की हड्डी है, और जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो वेरी नियर टू टेस्ट मैचेस है, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा। फिर आपका सीमेंट की विकेट ख़त्म होने से आपका बैट्समैन कम हुआ, ओपनर ख़ास तौर पे उसको इफेक्ट आया, क्योंकि हर जगह आप देखें कच्चा विकेट जिसको हम ट्रफ विकेट कहते हैं, उसकी वजह से भी ये फ़र्क पड़ा। बाकी टेक्निकली तो अनवार भाई मुझसे बहुत बेहतर बता सकते हैं,
लेकिन जो हमारे पास पीछे बैकअप है ना वो नहीं है। आप इंग्लैंड देखें, ऑस्ट्रेलिया देखें, न्यूजीलैंड देखें, हर प्लेयर के बैकअप पे तीन प्लेयर। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात दूसरा प्लेयर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अगर आज आप लेके आए बाबर आजम के बैकअप पे कोई है आपके पास? बिल्कुल नहीं। अजहर के बैकअप पे भी कोई नहीं। तो हमको बड़ी मुश्किल इसलिए होती है कि एक तो हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, हमारा जो सेलेक्टर है वो ग्राउंड में जाके मैच देखें, और उन मैचों को देखें जो टीवी पे ना आ रहे हो। एग्जैक्टली। बहुत सारे मैच टीवी पर नहीं आते, तो टीवी पे तो मैच देखा जा सकता है। उन पे जाएं, उन पे देखें। हमारे कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ इसके ऊपर, और बहुत अच्छे कुछ चंद एक कोचेज़ हैं हमारे जो ग्राउंडों पे जाया करते थे। ख़ास तौर पे मैं तौसीफ़ अहमद का तो नाम जरूर लूँगा, और उसमें सलीम जाफ़र का भी बड़ा किरदार रहा है। अब तो चूँकि वो जूनियर के चीफ सेलेक्टर हैं, लेकिन बात ये कि उससे भी फ़र्क पड़ता है। फिर आप उस पूल को देखें, आप कागज़ पे परफॉर्मेंस देखेंगे, उसने 4 सेंचुरियाँ बना दी। आपने ये देखा नहीं विकेट कौन सा था, सामने टीम कौन सी थी, मौका कौन सा था। 70 रन ज़्यादा अहमियत रखते हैं 150 रन के मुकाबले में बाज़ औक़ात। ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें हमें जज करने की ज़रूरत है। अब कंप्यूटर का दौर है, हर चीज़ आपने निकाल ली। अब तो परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता ही है, स्टैटिस्टिक्स देखकर वो कर लेते हैं नहीं, कि एवरेज कितना। माज़रत के साथ मैं इंटरप्ट करूँगा। असल में जो आलमगीर ने बात की बिल्कुल 100% है। देखें, एक होता है प्लेयर जो ना कंडीशनल प्लेयर होता है, और एक होता है सिचुएशनल प्लेयर। कंडीशनल प्लेयर का मसला है कि कहीं पूरी टीम ने जो है 400 रन आपने भी किए, 400 रन अपोनेंट ने भी किए। इट्स मीन के कंडीशंस आर वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है ना। इसमें और एक वो कंडीशन होती है जहाँ पे 140 पे टीम आउट हो गई, किसी लड़के ने 70 रन किए हैं, तो दैट इज अ सिचुएशनल प्लेयर। इसका मकसद ये है कि उस लड़के में गट्स एंड क्वालिटी है कि जिसने उस सिचुएशन में टीम 150 रन पे आउट हुई है, बट ही स्कोर 70 ऑड रन। इट्स मीन कि उसने सर्वाइव किया है, और चाहे विकेट अच्छी थी या खराब थी, जैसा भी है, इट्स मीन कि ही नोज हाउ टू प्ले। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे आलमगीर ने बात की ना कि हमारे जो लोग देखते हैं कि यार अब मैं मिसाल के तौर पे अब सेलेक्टर हूँ, या मेरे सामने लड़के ने 70-80 रन किए हैं, मैं देखूंगा इसने 40 या 50 रन विकेट के पीछे किए, आगे किए हैं, लेकिन ये भी एज लग गई, चौका लग गया, मिस हिट हो गई, चौक, तो ये दैट इज़ रॉन्ग। वहाँ पे आपको बैठ के ये देखना पड़ेगा कि पिच का बिहेवियर क्या था, आपके अपोनेंट बॉलर्स कौन थे, लेकिन ये भी तो आपको देखना है ना कि आपके सामने अपोनेंट बॉलर्स की स्ट्रेंथ क्या थी। एक अगर आप मिसाल के तौर पे एक बहुत ही हल्की टीम के खिलाफ खेलना, आपने 200 रन कर दिए, वो मायने नहीं है। जैसे हमारे दौर में होता था, हमारे सेलेक्टर्स कहते थे PI के खिलाफ भाई तुम 50 भी करोगे तो प्लेयर हो, हबीब बैंक के खिलाफ करोगे, नेशनल बैंक, तो वो उसको कंसीडर करते थे एज़ कम्पेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स या अदर एसोसिएशन। तो ये सब चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं कि किस सिचुएशन में लड़के ने रन्स किए हैं, किस सिचुएशन में रन्स नहीं कर रहा। जैसे अभी आलमगीर ने कि अभी 1-2 लड़के हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट टाइम मैंने एक लड़का पिक किया था उमैर जी, ये मैं जोन 1 में तब मैं जब चीफ सेलेक्टर था, तो मैंने इस लड़के को पिक किया था अपने जोन के लिए। तो मैंने जलाल से कहा था कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, और उसने आज भी 100 किए हैं, पीछे भी रन्स करता रहा है। तो ये एक ऐसा लड़का है कि अगर आप इसको हैंडल विथ केयर, इसको आप बैकअप करेंगे देंगे, तो ये लड़का आगे आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए बनेगा। इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। इसमें गट्स हैं, क्वालिटी हैं, अनलेस कि आप इसके साथ कोई ऐसी हरकत ना कर दे कि अंदर बाहर करेंगे तो कॉन्फिडेंस ख़राब होता है। एक शफीक अब्दुल्ला शफीक लड़का आया है, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। देखें आपके पास पीछे जो तो कहते हैं ना, नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जब टूर्नामेंट कराते हैं ना, तो आपके पास लड़के नज़र आते हैं। देखें ना, मैंने मिसाल के तौर पे मैच नहीं देखता, मैंने क्रिकेट छोड़ी नहीं, देखा टीवी पे देख लेता हूँ, मैं बहुत सारे लड़के पिक कर लेता हूँ कि यार इज़ अ गुड। आज एक लड़के को मैंने देखा, तेज़ बॉलर था, वो लाड़काना से बिलोंग करता है, शाहनवाज शाहजानी। द वे ही वाज बॉलिंग इज वेरी, ही लुक्स में वेरी गुड बॉलर। ये लगा कि यार हम ये इस लड़के में पोटेंशियल है, ये आगे जाके कामयाब हो सकता है। जाहिद एक लड़का है, महमूद दादू का है, महमूद इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। एक आज लड़का देखा अहमद, वो भी राइट आर्म लेग स्पिनर है, ही बोल्ड वेल। देखें बात है कि जब आप क्रिकेट खिलाएंगे, टेलीविजन पे दिखाएंगे, तो बहुत से लोग जो देखने वाले हैं, जैसे मुझ जैसा आदमी फॉर्मर क्रिकेटर है, कुछ हैं, तो हमारी तो निगाह पड़ेगी ना, तो हम फ़ौरन समझ आता है कि यार इस लड़के में पोटेंशियल है। क्योंकि अगर जब टीवी पे मैच नहीं आएगा तो क्रिकेट जो ना 3 लोगों के बीच में रह जाती है, 3 सेलेक्टर हैं, एक चीफ सेलेक्टर है, जो दिल चाहे आप करते रहें। अब क्या है कि हमें बोलने का मौका मिलता है। जैसे मैंने आज ही मैच में उसको गेंद करते हुए देखा, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मैं जानता नहीं था उसे, मगर द वे ही वाज बॉलिंग, लगा कि यार ये पाकिस्तान का इसमें नज़र आता है कि अगर इसको तरीके से हैंडल किया जाए। वो उमैर की बात कर रहा हूँ, ये शफीक अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ, इज़ अ वेरी गुड। एक और जिशान लड़का है, मुल्तान सुल्तान से खेलता है, वो भी इज़ अ गुड प्लेयर। देखें आपका एक और आ गया, वो अपने जिसने आखिर में कहते हैं सिंध से
नाम उस तक ध्यान से मेरा निकला, ही वॉज अ वेरी गुड पिंच हिटर। लेकिन आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि T20 की आपको 30 लड़के 25 या 30 लड़के अलग रखने पड़ेंगे, टेस्ट क्रिकेट के अलग रखने पड़ेंगे, पूल बनाना पड़ेगा हर एक का, और हर एक का कप्तान अगर आप अलग करते हैं तो मैं ये समझता हूँ, मेरी एक अपनी वो है कि नॉट अ बैड आइडिया, बिल्कुल आप अलग अलग कप्तान, अपॉर्चुनिटी कैसे देंगे, अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? देखिए अपॉर्चुनिटी तो माय डियर क्राइटेरिया सेट किया, वो बच्चा समी असलम आपको देखिए अमेरिका चला गया वो शख्स, वो चला, वो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। मैं उस बच्चे को अंडर 14 16 के लेवल से देख रहा हूं, ही वाज वेरी गुड क्रिकेटर, बहुत साउंड क्रिकेटर था, लेकिन जब आप मौका नहीं देंगे उसको, फिर आपने कुछ सेकंड लीग के अंदर डाल दिया, नहीं तो वो ये तो दैट वाज डिस्ग्रेसिंग मेरे हिसाब से। कितने बड़े क्रिकेटर को आपने वहाँ डाला, ठीक है आप उसमें यंग जो बडिंग टैलेंट है जो है उसमें आप डालें बी ग्रेड में, ग्रेड 2 के अंदर देखिए 2 ग्रेड से 1 में आ गए ना लड़के, दे परफॉर्म वेल, अब आप अपग्रेड हो गए। तो आपने एक लड़के को जो टेस्ट क्रिकेटर था जिसने मेरे ख्याल से टेस्ट मैच में भी 2 सौ के हुए हैं, ही प्लेड गुड क्रिकेट, तो इस तरह से अगर आप ये विक्टिमाइजेशन करेंगे तो वो फिर आपके लिए पाकिस्तान की टीम का बनना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। और एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे PSL में हमारी 6 टीमें हैं, मैं अभी भी कहता हूँ, मैंने पिछले भी एक प्रोग्राम में किसी चैनल पे कहा था कि इसमें हमें चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट 8 टीमें करें हम, ठीक है, और एक टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ना अपने खर्चे पे करे, और उसमें पाकिस्तान के जो लोकल लड़के हैं ना, बेस्ट परफॉर्मर हैं, आप उनको पिक करें। एक तो आपका खर्चा भी इतना नहीं है, उन लड़कों को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो एक्सपोजर के लिए बैठे हुए हैं, फिर एक PSL और बढ़ेगी तो उसमें भी लड़के आ जाएंगे। तो देखें ना आपको जितनी क्रिकेट खिलाएंगे उसमें लड़के आपके सामने आते हैं। देखें ना अब जैसे भी अपने IPL होता है उसकी उनके पास भरमार है, अल्हम्दुलिल्लाह PSL हमारे यहाँ होने से हमारे यहाँ लड़के अब निकल के आ रहे हैं, और इसमें ये एक बड़ा एक इनिशिएटिव लिया, अब तो बहरहाल वो नहीं है, उसमें नजम सिटी साहब का और शहरियार साहब का क्रेडिट है, उन्होंने इस बुरे हालात में इसको इनिशिएट किया, और माशाल्लाह से आज हम एक पाकिस्तान की क्रिकेट जो है PSL एक नाम बन चुकी है। मैं ये कहता हूँ कि 6 की जगह 8 और 8 की जगह 9 भी अगर आप करेंगे तो उसमें प्लेयरों का फ़ायदा होगा, आपकी जो प्रोडक्ट निकल आएगी, और उसमें एक टीम जिसको मैंने पहले भी एक TV पे कहा था कि यार एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम डाले BCCP 11 के नाम से, और उसमें उन लड़कों को ले जो हमारे यहाँ परफॉर्मर हैं, जिनको दूसरे फ्रेंचाइज जो पिक नहीं कर पाते उनको मौका दें। आप यकीन कीजिएगा कि आपको प्लेयर्स ऐसे नजर आएंगे कि आप देखते रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, और ये आलम भाई ये बात बिल्कुल ठीक भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आपके परफॉर्मर्स हैं अब वो उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो निजी इदारे हैं जिन्होंने टीम्स खरीदी भी हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग का चक्कर है, वो जिसको चाहे आउट ऑफ नोवेयर जाकर वो खिला सकते हैं, जो टीम उतारे वो तो किसी के पाबंद नहीं है। इसी तरह हुआ ये कि जो आपकी टीम में इस वक्त आपका जो बेस्ट विकेट कीपर होता है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तानी टीम में सर्व करता है, वो लड़का जो पाकिस्तानी टीम का विकेट कीपर है वो बाहर बैठ के मैच देख रहा है। तो बाहर वाले भी ये सवाल करते हैं कि ये आपने क्या सिलसिला बनाया है कि जो आपका जो बेस्ट विकेट कीपर है जो आपकी कंट्री को सर्व कर रहा है, जो सरपास कर आया है, आपके जो बेस्ट कैप्टन था और विकेट कीपर था, उसकी जगह जब आपने मौका दिया तो आप उसको क्यों नहीं मैचेस के अंदर खिलाते? वो जैसे PSL जिस तरह आपने कहा प्राइवेट है सारा, तो उनकी बिल्कुल अपनी मर्जी है। जैसे मुख्तलिफ शहरों की टीमें बनी तो कुछ लोगों ने एतराज़ किए, स्पेशली कोयटा क्रिकेटर्स पे बहुत एतराज़ात हुए कि जी आपने कोयटा के प्लेयर नहीं लिए। तो नजीम उमर साहब ने बहुत सारी उसमें वजाहतें भी पेश करने की कोशिश की। अब ये कोई पाबंदी नहीं है कि अब कोयटा की टीम है, या तो आप इनके नाम तब्दील करें और शहरों से निकाल के अपने बड़े लोगों के नाम पे, लियाकत अली खान है, ये बिल्कुल सही बात है, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल, ये बड़ी बात के नाम से टीमें लगा दें, फिर आपके ऊपर कोई लेवल नहीं होगा ना कि आपके पास कोयटा। देखें ना बात ये होती है कि अभी आप, मैं छोटी सी बात ये कर रहा था कि जिस तरह आप कप्तानी की बात कर रहे थे और ये लाहौर कलंदर और इनका फाइनल हुआ था, इसमें आप ये ज़रा क्राइटेरिया देखें जिस तरीके से ये बॉलिंग और बैटिंग हुई है कि लाहौर कलंदर 133 पे आउट हो गया, इन्होंने सब गेंदें उनको पीछे की और विकेट स्लो था, रुक के गेंद आ रहा था, फंस के आ रहा था, और उन्होंने जो ओपोनेंट कैप्टन था सुहेल अख्तर, जिसको इतना तजर्बा नहीं है कप्तानी का, हालांकि हफीज़ ज़्यादा कप्तानी हमने देखा कि ज़्यादा हफीज़ ही कर रहा था, तो उन्होंने सब गेंदें उनको मुँह पे की। तो जब मुँह पे गेंद करेंगे तो फिर तो आपका वो चीज़ ही खत्म हो जाती है। जिस तरह अभी अनवार भाई ने भी कहा ना कि वो इमाद वसीम के बारे में, वो भी शुरूड है कप्तानी में, बाबर आजम से मैं समझता हूँ ज़्यादा होशियार है। और ख़ास तौर पे आप एक चीज़ और देखें गौर से, जब कैमरा कप्तान के चेहरे पे आता है ना और उस वक्त मैच फंसा हुआ, बॉडी चेहरा बता देता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बता, सही कह रहे हैं। यही चीज़ हमने देखी थी अजहर अली में इंग्लैंड के अंदर, तो यही चीज़ बाबर आजम में भी मुझे नजर आती है। वो तो डल बॉडी लैंग्वेज के साथ जाता था सर, वो तो बाबर आजम वो एंथुसियाज्म है ही नहीं, वो एक स्पार्क ही नहीं है, यसमैन वाला चक्कर था, वो स्पार्क नहीं है, वो स्पार्क नहीं। सरफराज सर आपके यहाँ तो यसमैन चाहिए ना, जो इससे पहले जब उसको कैप्टन बनाया गया था तो ये बताया गया था कि जनाब वो यसमैन है,
वो हर बात को बड़ी खामोशी से सुन लेता है, इस वजह से हम उसको कैप्टन। देखिए बात है कि यहाँ पे मिसबाह उल हक के पास आपने तीनों ओहदे दे दिए थे ना, तो ये जैक ऑफ ऑल वाली बात ना करें ना यार। आप ऐसा, आप सिलेक्टर भी हैं, आप कोच भी हैं, आप जो है बैटिंग कोच भी हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें ना, अभी आपने यूनुस खान को दिया है, देखें पाकिस्तान का हाईएस्ट रन मेकर है वो, ठीक है, और बड़ा मतलब फेयर किस्म का बंदा है, और वो यस मैन है भी नहीं, और हो सकता है कि उसके बीच में कहीं क्लैश भी हो सकता है, क्यों कि वो जो ना वो मेरिट की बात करता है हमेशा, और वो हो सकता है जब ये लोग अपनी कोई डिक्टेशन देंगे तो मे भी वो जो तरह बैकफुट पे चला जाए और वो छोड़ देगा, क्योंकि वो लालची है नहीं, इज़ नॉट अ ग्रेडी गाय। एक आप मेरी डोमेन बैटिंग की है, तो मुझे बैटिंग पे कंसंट्रेशन करनी चाहिए। आलमगीर की बॉलिंग पे है तो डेफिनेटली ये बॉलिंग पे आप एक शख्स को हेड कोच भी दे दें, बॉलिंग कोच भी दे दें, सिलेक्टर भी दे दें, चीफ सिलेक्टर भी दे दें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये ना ये तमाम चीज़ें जो ना फिर जन्म लेती हैं कि ये जो कहते हैं कि ये फेवरिज्म हो रहा है, तो डेफिनेटली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो आप ऐसा ना करें, ऐसे तरीके से करें। देखा जब वकार वर्ल्ड क्लास बॉलर था, मगर 2 दफ़ा 3 दफ़ा वो शख्स पाकिस्तान क्रिकेट में एज ए बॉलिंग कोच आ चुका है, और उसके टेन्योर से पहले आपने उसको सैक कर दिया। अच्छा, फिर आपने हो रहा था, वो तो बार बार आपकी एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, और जब आपने पहली दफ़ा देख लिया कि देयर वाज नो रिजल्ट पिकिंग अप, आपने फिर भी उसको मौका दे दिया अगेन। ये हैरानगी तो की बात है, जब बार बार हो रहा है तो अपनी तीसरी दफा मौका माय डियर, ये देखो ना, ये हैरानगी की बात होती है ना। यहाँ पे लगता है कि क्या वकार यूनुस के अलावा, देखिए एक आदमी वैसे भी वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन ना जो शख्स यहाँ पे रहता है और जो यहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट को और यहाँ के कल्चर को फॉलो कर रहा होता है ना, देखें अब वो चले जाते हैं यहाँ से, अब मैच सीरीज खत्म होगी, वो डेफिनेटली वो स्विच कर जाएंगे, वो अपने वहाँ पर अपने जहाँ पे उनके ज़्यादा फैमिली है वहाँ पर। जैसे इन्होंने कहा कि जैसे तौसीफ किया, मैं कहता हूँ हमारे भी वक्त में, किसी भी वक्त में पहले जर्नलिस्ट भी जो थे ना वो ग्राउंड में आया करते थे, उनकी भी नॉलेज थी, और सिलेक्टर्स को आके ये देखना चाहिए कि मिसाल के तौर पे मैंने फुल टॉस पे आउट कर लिए 3 लड़के, ये तो हो गया कि जी अनवार साहब ने 3 आउट किए, मैंने आउट किए हैं मतलब बैट बॉल के ऊपर जी। तो जब एक सिलेक्टर बैठा हुआ होगा या देख रहा होगा तो उससे पता चलेगा कि यार अनवार ने जो आउट किया अपनी गलती से, जैसे आपने उसको खिला दिया ऑफ स्पिनर को, वो मेक शिट ऑफ स्पिनर है, इफ्तिखार जी जी जी, वो इज नॉट अ जेन्युइन बॉलर। बिल्कुल बिल्कुल, उसने 5 आउट कर दिए भाई, मैंने कहा 5 आउट जरूर किए हैं, लोग मिस हिट करते हुए शॉट मारते हुए आउट हुए हैं, क्योंकि मैच की रिक्वायरमेंट थी इसलिए आउट हुए। अब ये टेस्ट मैच में वो गेम जब कराने जाएगा तो मैंने कहा ये सईद अजमल या सकलान मुश्ताक नहीं है, आपको जेन्युइन स्पिनर चाहिए जो कि बैट्समैन को डिसीव करना जानता हो। ऐसा ही है, ऐसे ही करने से आपके पाकिस्तान टीम बनेगी। अब जैसे मैंने आपको 1-2 लड़कों की मिसाल दी है, जैसे उस्मान कादिर, उस्मान कादिर की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मगर उसकी जो इंडक्शन हुई है ना वो एज ए परफॉर्मर नहीं हुई है, विच इज़ रॉन्ग। जो एक लड़का दादू का है वो अपने जाहिद वो कर रहा था तो उसका हक बनता था, मगर एक बात ज़रूर है, कादिर का बेटा है हमारे साथ के, उनके वालिद साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत है, वो वर्ल्ड क्लास बॉलर। एक चीज़ ज़रूर है उसमें कि वो स्पिन करना जानता है, वो गुगली बहुत अच्छी करता है और बहुत तेज़ करता है, और उसकी फ्लिपर भी बहुत अच्छी है। मगर उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है जो मैंने फील किया है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि लाइन एंड लेंथ का उसका मसला है। जगह लाइन एंड लेंथ अगर राइट आर्म लेग स्पिनर की अगर ख़राब है ना तो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, और वो जो ना विकेट टेकिंग बॉलर भी होता है और सबसे एक्सपेंसिव भी होता है। तो ये उसके अंदर है, उसमें क्वालिटी है, मैं खुद कह रहा हूँ आया गलत तरीके से है, जो मतलब इतनी परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट में नहीं दी है उसने, जो दे रहा था वो अभी बाहर है। अच्छा, मगर इमामुल हक उसके साथ भी बच्चे के साथ यही चक्कर है, आया वो किसी और तरीके से, उस पे बड़ी, बट ही इज अ गुड क्रिकेटर, ही इज अ गुड क्रिकेटर, ये अच्छी बात। इंजमाम उल हक का उन पर टैग है ना, बट एज फार एज क्रिकेट कंसर्न, जो मेरी नॉलेज या मेरे अपने जो सोचने का अंदाज है, इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, शॉट्स बहुत अच्छे, वेरी गुड क्रिकेटर। देखिए आपके 2 प्लेयर इस वक्त कैसे हैं, शान मसूद इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि कैप्टनशिप के जरासीम नजर आते हैं मुझे, और वो एक फ्यूचर का कैप्टन हो सकता है और उसको देना चाहिए था। टेस्ट के लिए उसी का नाम हम मैं भी समझ रहा था, मेरा ख्याल से ये था कि उसको शायद ये दे देंगे जिम्मेदारी, और वो पाकिस्तान के लिए अच्छी सर्विसेज देगा, और उसमें टैलेंट है एज फार एज बैटिंग कंसर्न, और अच्छा पढ़ा लिखा सुलझा हुआ आदमी है, वेल फिट आदमी है, और वो मैं ये समझता हूँ कि वो हो सकता है पाकिस्तान के आगे क़यादत का मुस्तहिक भी है कि अगर परफॉर्मेंस दे, लेकिन ना परफॉर्मेंस से बाहर हो जाते हैं। हमारे ये भी बड़ा एक मसला होता है ना, एक से देखिए प्लेयर को अगर आपने बनाना है ना, जैसे मैंने अब्दुल्ला शफी की बात किया, और कंसिस्टेंट आप उसको चांस दें। देखिए एक मैच तो इंसान शेकी होता है, दूसरा मैच खेलता है तो उससे अगर आप, ठीक है अली भाई, चांसेस की बात अभी अनवर भाई ने की है कि आप फवाद आलम को भी आपने चांस दिया है न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है आप वहाँ पर मौका देंगे, इंग्लैंड के अंदर जो कुछ हुआ ये ज़रा सवाल सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा जो है वो रूम अराउंड कर रहा है, इसके बारे में ज़रा बताइए क्या कहते हैं कि वो तो कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ आप खेलने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ पर तो इंतजाम नहीं स्टैंड करते थे, वहाँ पर
यूनुस स्ट्रगल करता था, वहाँ पे यूसुफ स्ट्रगल करता था। अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अब आपके पास तो पूरी नई लॉट जा रही है और वहाँ पे बोल्ट है और बड़े बड़े बोल। बस वो हम मुसलमान हैं और दुआ पे शायद ज़्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन ये है कि कुछ हालात ऐसे हैं कि कुछ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। लेकिन हमारे जो प्लेयर हैं ये नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर हैं, ये वो ग्रूम किए हुए प्लेयर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में 6 साल 7 साल के बच्चे को पिक करके अकेडमी में ले जाते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारियां अकेडमीज की होती हैं, फिर वो बच्चा ग्रूम हो जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ तो बेचारा बच्चा स्कूल कर पढ़ के आता है, कोई जॉब करता है, फिर क्रिकेट खेलता है, अपने टैलेंट पे अपनी मेहनत पे खेलता है। लेकिन ये अभी जो टीम जा रही है, हम तो दुआ गो हैं कि सब जीत के आएंगे, लेकिन को बहुत अच्छी उम्मीद है, वाबस्ता नहीं की जा सकती। एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल आप ये जो आलमगीर बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसी टाइप का है। देखिए मैंने कहा ना, जितनी आप क्रिकेट खिलाएंगे ग्राउंड में, देखें ना एकेडमीज का भी एक बिल्कुल किरदार है, कोचिंग का भी एक किरदार है। देखिए वंस इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, तो वहाँ कोचिंग का नाम हटा देना चाहिए। माजरत के साथ एज ए कोच नहीं, एक आपको मेंटोर की ज़रूरत होती है कि हमें करना इस वक्त क्या है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, वो जो ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो टेस्ट क्रिकेट खेला उसकी कोचिंग थोड़ी होती है यार, कोचिंग वहाँ थोड़ी कर सकते हैं, वहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। एक बात बताइए, जब आप क्रिकेट खेल रहे थे, आप पीछे की गेंद खेलने के लिए सीमेंट विकेट पे क्रिकेट खेल रहे थे, गेंद को गीला कर कर आप जो है वो पीछे टप्पे करवा रहे थे, आपने इस तरह प्रैक्टिस की है। आजकल तो हम देखते हैं कि इतनी आपके पास ऑस्ट्रोटर्फ भी बनी हुई है, आपके पास मशीन्स भी रखी हुई हैं, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, फिर क्यों आपके पास ये प्रॉब्लम अभी तक आ रही है? ये ज़रा बताइए। देखिए, एक तो आपने मेरी एक ऐसी पीछे वाली बात बता दी कि आपके साथ बहुत कम लोगों को पता था कि मैं गेंद को गीला करके स्लाइटली उसको ऑयल लगा के मैं 18 कदम से खेला करता था। तो यही बात मैंने यूनुस खान मुझसे पूछते थे, मैंने बताया था, मैंने कहा देखो 18 कदम से जब तुम खेलोगे ना तो छोड़ना भी सीखो, मारना भी सीखो। उससे क्या होता है, जो आलमगीर ने जो बात की बहुत वैलिड बात की है कि सीमेंट क्रिकेट के बंद होने से हमारा जो ना बैटिंग का टैलेंट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि सीमेंट पे गेंद इतनी तेज़ आती थी कि आपका कट और आपको हुक और पुल मारने आते थे। अच्छा अनवर भाई, मैं इसके ऊपर आपसे और गुफ्तगू करूंगा, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इस वक्त हमारे साथ मुनीर अल हक साहब जो है वो लाइन पर हैं, ब्रॉडकास्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम्स में आप देखते रहते हैं। मुनीर भाई को लाइन पर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच मुनीर भाई फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। बहुत शुक्रिया यासिर, और आपका शो मैं बहरहाल देख भी रहा हूँ, और मेरे दोनों मेहमानों को भी, आपके दोनों मेहमानों को भी मेरा सलाम जी। मुनीर भाई कैसा फाइनल रहा, मज़ा आया क्रिकेट देखकर? नहीं यार, मजा इस हवाले से नहीं आया कि पिच जो है वो बैटिंग विकेट नहीं थी। पिच थोड़ा सा जो मयार था वो फाइनल वाला नहीं था। जी जी। तो जाहिर है अगर आपको T20 और इतने बड़े फाइनल में अगर चौके छक्के नहीं मिले तो मजा नहीं आता। तो पिच को जो है वो सही रीड नहीं कर सके दोनों कप्तान भी। और दूसरी बात है कि उस पर बैटिंग करना बहुत मुश्किल था। बाबर आजम जैसा बड़ा खिलाड़ी ही उस पर बैटिंग कर सकता था, और उसने जबरदस्त बैटिंग करके अपनी टीम को जितवा दिया। अच्छा मुनीर भाई, बैटिंग से ज़्यादा कप्तानी की बात हो रही है, कप्तानी कैसी नज़र आई? आप फील्ड में थे, आपने देखा, कप्तान कैसा आपको नज़र आया? जो कराची के नाम से मंसूब टीम थी उसका अहमद वसीम। नो डाउट बहुत अच्छी कप्तानी की है। एक वक्त ये था यासिर, आपको याद होगा जी जी, कि एक वक्त ये था कि जब हम सब अहमद वसीम को ही T20 का फ्यूचर के कैप्टन थे, और हमने बनाना भी शुरू कर दिया था, कहना भी शुरू कर दिया था कि वो T20 के कैप्टन होंगे, शान मसूद टेस्ट कैप्टन होंगे। लेकिन अब ये सब चीजें रह गई हैं। कैप्टनशिप तो उसमें नो डाउट उसकी थ्रू आउट बहुत अच्छी रही है, और बड़ा कॉन्फिडेंस भी है, मैच को फिनिश करना जानता है अहमद वसीम, तो उसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन अब चूंकि एक फॉर्मेट में बना दिया है, अब टीम जो है वो परसों रवाना भी हो रही है न्यूजीलैंड के लिए, तो हमारी तो दुआएं टीम के साथ हैं। लेकिन अगर फैसले अर्ली किए गए हैं, जल्दबाजी में किए गए हैं, तीनों फॉर्मेट में कप्तान बना देना, तो बहुत सारी चीजें इस दौरे में ही हमें नजर आ जाएंगी यासिर। क्योंकि पाकिस्तान का अभी जो है ना वो टेस्ट हुआ नहीं है इंग्लैंड के दौरे के बाद। टेस्ट जो है पाकिस्तान का हुआ, जिम्बाब्वे खेलना या PSL खेलना, ये बिल्कुल एक अलग चीज थी। अब न्यूजीलैंड में जब आप टिम साउथी और ट्रेंट बोल्ट को जब आप सामना करेंगे उनकी विकेटों पर, और दुनिया के माने वो बॉलर है, ना सिर्फ अपनी विकेटों पे बल्कि कहीं भी किसी भी दुनिया में विकेटों पे, तो वहाँ फिर आपको फिर हमें बाबर की कप्तानी में नजर आएगी, खिलाड़ियों का टेम्परामेंट में नजर आएगा, और बहुत कुछ नजर आएगा। तो वो वक्त होगा कि जब हम कोई इस फैसले के हवाले से कोई बात करने की पोजीशन में होंगे। राइट मुनीर भाई, वक्त हमारे पास क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीक में ज़हमत दूंगा तफसील से बैठ के जो दौरा न्यूजीलैंड देश के हवाले से एक हमने प्रोग्राम करना है। बहुत शुक्रिया, इस वक्त आपने हमें लाइन पे वक्त दिया।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अनवर भाई, अब कुछ बात हो रही टेक्निक के हवाले से, मैं चाहूँगा इसको कंक्लूड करें ज़रा। आजकल बच्चों को पता चले कि कितनी मेहनत होती थी उस ज़माने में पीछे की गेंद खेलने की। देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमारी, मैं जैसे एज ए कोच मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मुझे अगर किसी को देखना होता तो मैं ये देखता था कि लड़का जो ना शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल पे आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, मिसाल के तौर पे अगर आगे जा रहा है तो वो उसको ना कट मार सकता है ना पुल मार सकता है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। देखें ना, सीमेंट पे जब क्रिकेट होती थी या कुछ होती थी तो 90% बॉलर जो ना ड्राइव कभी नहीं खाते थे, तो हमें सारे यहीं पर ही गेंदें आती थी। और जब ये आपको खेलनी आ जाएगी, जब आप इसको सर्वाइव करना सीख जाएंगे और मारना सीख जाएंगे, तो दुनिया के क्रिकेट में देखें ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद, ये पाकिस्तान के वो नाम थे जो यहाँ से क्रिकेट खेलते हुए, ज़हीर भाई तो सीमेंट तक का भी कोई मैच नहीं छोड़ते थे, इवन मियांदाद भी नहीं छोड़ता था। तो कराची से सारे जो ना ये हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, ये जो पूरी एक निकली है, यूनुस इवन दो, ये सब यहीं से खेल के निकले हैं, सीमेंटों पे खेले हैं। किसी वक्त में मैटिंग क्रिकेट होती थी, वो तो एक एक्स्ट्रा, वो मियांदाद ने भी खेली है। मुझे याद है कि हमारे कुछ टूर्नामेंट होते थे तो मियांदाद भी खेलता था। तो मियांदाद को सर्वाइव करना, मैं अपनी दानिश में समझता हूँ कि उससे अच्छा दुनिया में सर्वाइव करने वाला कोई भी नहीं था। और इसी तरह से यूनुस खान के ये लोग जो ना कभी भी जो ना, चाहे ब्रेक हो या तेज आ रही हो, ये कभी अपनी विकेट देना पसंद नहीं करते थे। और यही बैट्समैनशिप की क्वालिटी होती है कि आप लड़ लें, बॉलर को अच्छी गेंद करने दें, उस पर आउट हो, आप अपने विकेट को थ्रो ना करें। तो ये बैट्समैनशिप होती है। जहाँ तक अभी आपने बात की, अभी इस बच्चे को मैंने देखा है, उमैर का जिसमें नाम लिया, टेक्निकली इज़ ए वेरी गुड क्रिकेटर। देखें, वो पीछे की गेंद को बहुत अच्छा पुल मारता है, ऑफ स्टंप पे तो पूरा अच्छा कट मारता है, और सामने की गेंद को, और इवन इतना होशियार हो गया कि जहाँ पे गेंद हिल रही है ना, उस पर पूरी ड्राइव नहीं मार रहा। तो ये जजमेंट होती है हमारी, हम समझ जाते हैं कि बहुत चालाक है भाई, ये पूरा जो ना पूरे पेट भर के शॉट नहीं मार रहा कि कहीं एज ना लग जाए। तो उसको आराम से पुश करता है, जब अनलेस के बिल्कुल आपके बैट के ऊपर बॉल ना आ जाए, उसको ड्राइव मारता है। नहीं तो मैंने बहुत अच्छा देखा, उसमें शफीक में मैंने देखा है, इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर। इस तरह से आपको बहुत लड़के मिल जाएंगे, ऑनेस्ट सिलेक्टर्स मिल जाएं और देखने वाले मिल जाए, तो आपको मिल जाएगा, डेफिनेटली टीम बन जाएगी आपकी। अनवर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया के प्रोग्राम में आज आपने हमें वक्त दिया और बहुत कुछ सीखने को मिला। क्रिकेट की जो बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो बच्चे आजकल के नहीं जानते, इंशाल्लाह एक सहमत आपको और दूंगा, ज़रा जूनियर लेवल की जो क्रिकेट है इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि आलम भाई ने भी इसके ऊपर बड़ा काम किया। आलम भाई, थैंक यू सो वेरी मच, आपका भी। आलम भाई के दम से तो वेटरन क्रिकेट जिंदा है, इन्हीं के नाम से जिंदा है। तो नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। आज हमारी बात हुई कुछ आने वाले टूर के हवाले से, टीम सिलेक्शन के हवाले से, टेक्निकलिटीज़ के ऊपर आज खास तौर पे बड़ी बात हुई। ये मौका मिला आज अनवर भाई, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे इंटरनेशनल क्रिकेटर और डोमेस्टिक को समझते हैं, सबसे ज़्यादा जानते हैं, सेलेक्टर रहे हैं, तमाम चीज़ों को बड़े करीब से देखा है, और ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। बहरहाल जी, ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करना है और यहीं से प्लेयर्स आपको मिलेंगे और फिर जाकर आप जो है वो अपनी टीम को मजबूत बना सकते हैं। बहरहाल इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ऐसे मामलों पर गुफ्तगू हमारी होती रहेगी। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।